चलो, आज कुछ रजाई से बाहर निकले हुए हैं। कल तुम लोग कहाँ थे नालायको? रजाई में था। कल कितने नहीं थे आए थे? जरा हाथ उठाना। तुम लोग का सारा मुरम है कुछ है? हाथ ऐसे उठा रहा है जैसे कि सबसे पहले आंसर दिया हो। कल पढ़ाया हूं कॉम्प्रिहेंशन, और कॉम्प्रिहेंशन जो कल पढ़ाया, अब आज उसका लेवल बढ़ाऊंगा। कल नहीं पढ़े हो, कहां से आएगा समझ में? ऑनलाइन देख लो। ऑनलाइन भी लिए हो, इसीलिए मस्ती से रहता है लोग। एक काम का, कल वाला जो कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो है ना, उसको फ्री कर दीजिएगा, ये लोग देख लेंगे। करवा दिया हूं, उसको देख लेना, क्योंकि बेसिकली वो एक बेसिक पार्ट होता है। जब तक आपको एक इसेंस ना मिले, अब आज कराऊंगा। देखो, कल जितने बच्चे थे डायरेक्ट के बारे में पढ़ाया कि डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे बनता है। आज पढ़ाऊंगा इनडायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे बनेगा। मैं अगर बात करूं आपसे, दो तरीका बताया था, डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है कि डायरेक्ट का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर डायरेक्टली उसी में है, जो लिखा है। जैसे एयरफोर्स में पूछा था कि एयरफोर्स का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, आंसर था 8 अक्टूबर 1932। कितने कार्यरत हैं? 1,70,000 था ना। अब ऐसे ही जितने क्वेश्चन पूछ रहा है वो डायरेक्टली उसमें लिखा हुआ है। आंट जो चींटी थी वो गई थी पानी पीने के लिए, अब वो डायरेक्टली था, इसी को कहते हैं डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब तक आप यानी जब तक पैसेज नहीं पढ़ोगे उसका आंसर देना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। टफ क्या होगा? गलत आंसर दे के आओगे। होता क्या है कि इनडायरेक्ट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द मोटिव ऑफ द पैसेज, विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्प्रेड बाय दिस पैसेज। किस टाइप का इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहा है, मोटो क्या है, थीम क्या है। अब इन सब चीजों के बारे में बात करता है, और यही चीज समझ में नहीं आएगा। चलो इनडायरेक्ट को समझते हैं, और तुम लोग देख लेना, कल जो नहीं आए थे, जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ में ये आएगा समझ में। लेकिन वहां से क्या है ना कि लेवल नीचे से उठाया हूं। जैसे देखो, ये है आपका पूरा पैसेज। मैंने क्या सिखाया है? कभी भी पैसेज को पढ़ना शुरू नहीं करना है जब तक दिमाग में क्वेश्चन ना आ जाए कि क्वेश्चन किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं। यानी आपके दिमाग में कम से कम यह आना चाहिए कि पढ़ किसके लिए रहे हैं, और वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को देख के। यानी जब तक क्वेश्चन नहीं देखोगे पैसेज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। इतना बड़ा बड़ा पैसेज है। अब बताओ, समझ में आएगा? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट टाइटल ऑफ द पैसेज। क्या किसी पैसेज में लिखा होगा कि ये कुछ लिख के कि दिस विल बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज, लिखा होगा? ये आपको अल्टीमेट पढ़ के पता चलेगा कि हाँ ये कहना क्या चाहता है, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। टाइटल के बारे में नहीं बता सकते। यहां देखो, व्हाट आर द नॉन वर्बल स्यूज, इसके बारे में बात कर रहा है। अब ये नॉन वर्बल स्यूज के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन देखो, यू विल बी एबल टू एडजस्ट योर बॉडी लैंग्वेज टू अपीयर। अब ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखो यहां, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड अवेयर। अब अवेयर के बारे में बात कर रहा है। हो सकता है इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि सिनोनिम्स कम से कम ये वर्ड मीनिंग है, एक आंसर दे सकते हैं कि चारों में से कौन सा है। लेकिन जब पहला जो क्वेश्चन था, आंसर दे पाओगे? अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, हाँ आंसर दे सकते हो, पैसे से आंसर निकल जाएगा। अब आप कल बताया था कि चील वाली नजर होनी चाहिए आपकी, कि जैसे क्वेश्चन देखो। हालांकि क्या है कि आपका अगर एग्जाम, ऐसे एग्जाम में बैठे हुए हो जिसमें पैसेज पूछ रहा है, तो एक में ही पूरा पैसेज लिखा होगा। ये तो तुम लोग को साफ साफ दिखे, इसके लिए अलग अलग जितना जगह रहेगा उसी के हिसाब से छोटा छोटा दिखने लगेगा। अब देखो कहीं पर इस पैसेज में पहला क्वेश्चन है। अब यही बात देखो, छोटी छोटी चीजों के बारे में कल बताया हूं, दोबारा से नहीं बताऊंगा, समय खराब होगा। मैंने ये बात बोला था, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आखिरी में मिलेगा, पहले में मिलेगा। पहला क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड जो था,
अब दूसरा क्वेश्चन लगभग स्टार्टिंग में देगा, जरा देखना कहीं नॉन वर्बल दिख रहा है क्या? कहां है? इसमें, यहां है ना? लिख रहा है क्या कि नॉन वर्बल यूज सच एज टोन ऑफ वॉइस, जेस्चर्स एंड पोस्चर, है ना? ये दिखा तीन चीज, क्या है? टोन ऑफ वॉइस, जेस्चर्स एंड पोस्चर। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन क्या कहा है कि व्हाट आर द नॉन वर्बल्स यूज ऑफ डांसिंग, टॉकिंग एंड सिटिंग। आया कि नहीं? पढ़ा? पैसेज पढ़े हो? नहीं पढ़े फिर भी आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि यू विल बी एबल टू एडजस्ट योर बॉडी लैंग्वेज टू अपीयर। अब यहां पर क्या है? एडजस्ट योर बॉडी लैंग्वेज। जरा पैसेज में देखो कहीं पर लिखा है एडजस्ट, है इसमें? यहां पर है, यहां पर एडजस्ट योर बॉडी लैंग्वेज लिखा है, लिखा है? अच्छा, बॉडी लैंग्वेज एडजस्ट कहां लिखा है? बॉडी लैंग्वेज में तो पूरा का पूरा पैसेज है, यहां लिखा है। अब ये नहीं है कि वहां जब एग्जाम देने जाओगे तो यहां लिखा है, यहां लिखा है, नहीं चलेगा। उस पूरा का पूरा एक सामने रहेगा, एक साथ रहेगा, तुरंत देख लोगे कि हाँ यहां पर है, यहां पर है। कहां दिखा? एडजस्ट लिखा है ना? लिखा है देखो, एंड यू विल बी एबल टू एडजस्ट योर लैंग्वेज टू अपीयर मोर पॉजिटिव, इंगेजिंग एंड अप्रोचेबल। लिखा है, सीधा बैठो। यहां क्या है कि यू विल बी एबल टू एडजस्ट योर लैंग्वेज टू अपीयर मोर पॉजिटिव, इंगेजिंग एंड अप्रोचेबल। क्वेश्चन पे आओ, जरा देखना, आप आंसर देके बताओ। यानी यू विल बी एबल टू एडजस्ट योर बॉडी लैंग्वेज टू नेगेटिव एंड नॉन इंगेजिंग, मोर सोफिस्टिकेटेड एंड अनोइंग, मोर नेगेटिव एंड अनअप्रोचेबल। डायरेक्टली मिला कि नहीं? सीधा आंसर मिल गया। अब देखो, इनडायरेक्ट को भी तुमको डायरेक्टली करा रहा हूं। ये ऐसा कोई पैसेज नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा हो। मैं प्रेफर करता हूं जो एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं उस पर। अब ये भी पूछा है, लास्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड रिप्लेस द वर्ड अवेयर एज यूज्ड इन अ पैसेज। अवेयर का मतलब होता है, अवेयर मतलब नहीं, अवेयरनेस चला जाता है, जागरूक, किस चीज के लिए? जागरूक हो। अब इसमें कहीं लिखा होगा अवेयर, तो अवेयर के लिए है ना ये, यू विल बी एबल टू, सॉरी यहां है, यू विल बी मोर अवेयर ऑफ पब्लिक्स रिएक्शन। पब्लिक के रिएक्शन से आप जागरूक, यानी वही चीज बताना चाहता है और वही क्या होगा, अब देखते हैं क्या होगा। कीन का मतलब होता है इच्छुक, डिजायर, जो किसी के अंदर इच्छा है। तो ऑलेस का मतलब होता है एक तरीके से भयावह को दिखाता है। कोजेंट का मतलब होता है प्रभावशाली, एप्रीहेंसिव, यानी अप्रीहेंसिव को दिखाता है। अब ये हो गया पे क्वेश्चन तक का, लेकिन पहला जो है क्वेश्चन, उसका आंसर आप कैसे भी नहीं ढूंढ पाओगे। ढूंढ पाओगे? नहीं। अब इसके लिए पूरा आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। बोर मत होना, क्योंकि पैसेज में अच्छे अच्छे लोगों को नींद आने लगती है। जो मैं बोलूंगा लगेगा कि तुम लोगों के मोहम्मद रफी का गाना चल रहा है, और आंख कब बंद हो जाएगा कब खुलेगा पता ही नहीं चलेगा। कोशिश करना चीजों को ग्रैब करने, क्योंकि ये देखो, इसको लास्ट में मैं कराता हूं, क्योंकि लास्ट में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। पैसेज कोई पढ़ाता नहीं है, PQRS कोई नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूं। आपको जितनी चीजें मैं सिखाया हूं, अमूमन कोई, लगभग उसमें बहुत सारी चीजें नहीं सिखाता। सिनोनिम्स एंटोनिम्स कोई पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूं। पढ़ाता नहीं, याद करवाता हूं। एडीएम्स, वन वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब तो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आता है। लड़का ना पढ़ना पसंद करता है, ना टीचर पढ़ाना पसंद करता है। क्यों पढ़ाए? बहुत टफ है, समझ में नहीं आता है। लिखा है आउट, मतलब लगेगा बाहर, लेकिन है अंदर के लिए, नहीं है। ऑफ का मतलब बंद, मीनिंग आएगा कि सफल हो गया। कम ऑफ का मतलब होता है सफल होना। अब ऑफ का मतलब बंद है, यानी ऑफ मतलब लड़का सोचा नेगेटिव वर्ड होगा, पॉजिटिव दे रहा है, सक्सेस को दे रहा है। क्लियर? चलो, कम्युनिकेशन इज मेड अप ऑफ मोर देन जस्ट द वर्ड। इसका मतलब यह कहना चाहता है, सबसे पहले देखो, ये जो है
अगर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सीडीएस की तैयारी, एनडीए की तैयारी, एएफओस की तैयारी अगर कर रहे होंगे या एफकैट की तैयारी कर रहे होंगे, जिनके एग्जाम में ग्रुप डिस्कशन आता है या फिर पैसेज को इंट्रोड्यूस करता है, पूछता है, खास करके अगर मैं बात करूं सीडीएस के एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां लिखा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज मेड अप ऑफ मोर देन जस्ट द वर्ड, यानी कम्युनिकेशन जो करते हैं, जो बातचीत होती है, वो एक वर्ड से कहीं ज्यादा है। उसको अगर कहा जाए कि वो बनाया गया एक वर्ड से ज्यादा के लिए। वी यूज, जो हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज मेंटेनिंग, यानी मेंटेन करता है आई कांटेक्ट, यानी आंखों से कोई कांटेक्ट करना, आई कांटेक्ट विद द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, जिससे तुम बात करते हो, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। एसएसबी की बात करूं अगर मैं, एसएसबी में सबसे मोस्ट इफेक्टिव चीज होता है कम्युनिकेशन स्किल। When you have a good communication skill, you will be able to qualify the SSB exam. That means if anyone asks you any question, the confidence level should be very high when you answering that question, and that is totally depend on your contact, eye contact, hand gesture, hand movement, and the way are you talking. जब किसी एक बड़े ऑफिसर को देखोगे ना, उसके बात करने का तरीका, उस चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका बड़ा इफेक्टिव होता है, नहीं होता है? वही चीज निकलता है कम्युनिकेशन स्किल से। उस चीज को कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो मेंटेन करते हो कि आई कांटेक्ट रहो। अब जैसे किसी झूठे आदमी को पकड़ना है ना, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के अगर नहीं बात कर रहा है, समझ लेना कि धोखेबाज है। अगर कोई आपके सामने, अगर कोई सही बोल रहा है, ये मैं 80% बोलता हूं, अब ये नहीं कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, उसका साई नेचर हो, आंखों में आंखें डाल के बात करना पसंद ना करे, अब लॉयल है वो, तू धोखेबाज है, तू क्यों? आंखों में आंखों देख के बात करो ना, बेईमान। तो ये एक पार्ट है किसका? कम्युनिकेशन स्किल का। विद द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, स्लाउचिंग ऑन अ वीडियो कॉल, जब आप किसी से वीडियो कॉल पे जब आप बातें करते हो, देखो जरूरी नहीं है कि सामने सामने ही बात हो, वीडियो कॉल पे भी मीटिंग्स हो जाती हैं। और वही चीज को कह रहा है कि जब आप किसी वीडियो कॉल पे आप स्लाउचिंग करते हो, यानी बैठ के आराम से बातें करते हो ऑन अ वीडियो कॉल, और योर हैंड मूवमेंट्स एज यू स्पीक, और तुम्हारे जो हाथ, जैसे हैंड मूवमेंट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा खास करके कि जैसे मैं ही बोलता हूं तो हाथ का इस्तेमाल बड़ा ज्यादा करता हूं। ये नेगेटिव, कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होता है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी होता है। जब पहली बार गया था एसएसबी देने, हमको बाहर कर दिए, पहले दिन ही स्क्रीन आउट किया था। वहां पर इन सारी चीजों की कमी थी, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आप हैंड मूवमेंट करो, यानी हैंड मूवमेंट अलाउ नहीं होता है, लिखा नहीं है, पसंद नहीं करते। क्योंकि जब आप हैंड मूवमेंट करते हो ना, तो आपके लिए वो चीजें और आसान हो जाती है। कोई चीज बोल रहे हो तो अगर हैंड मूवमेंट करोगे ना, तो वो चीज आपको सपोर्ट करता है किसी चीज को बोलने में। तो वही है योर हैंड मूवमेंट्स एज यू स्पीक, जैसे तुम बोलते हो। अब क्वेश्चन यही तो था, नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है? जो मौखिक ना हो, जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ते हो। अब नॉन वर्बल रीजनिंग में कोई स्टेटमेंट गिवन नहीं होता है, कोई वर्ड नहीं होता है, कोई भी लेटर नहीं होता है, कोई नंबर नहीं होता है, वो एक फिगर होता है। और फिगर बोलता थोड़े ना है, वो तो मतलब नॉन वर्बल का मतलब है कि जो वर्बली का मतलब, वर्ब का मतलब मौखिक, जो चीज वर्बली ना हो, नॉन वर्बल क्यूज सच एज अ टोन ऑफ वॉइस जेस्चर, यानी वो भी एक टोन है किसका? वॉइस का, जेस्चर्स का, और क्या है? और पोस्चर्स का। यानी ये दिखाता है कि जब आप नॉन वर्बली किसी चीज को बोलते हो तो वो भी काफी इफेक्टिव होता है किसी चीज को समझाने के लिए। ऑल प्ले दियर पार्ट, आप सभी लोग अपना काम निभा रहे हैं, सभी चीजें आपका काम कर रहे हैं। इन दिस आर्टिकल, इन दिस आर्टिकल यानी इस आर्टिकल में वी डिफाइन, हम डिफाइन करते हैं व्हाट, क्या? बॉडी लैंग्वेज, कि क्या बॉडी लैंग्वेज है, यानी व्हाट बॉडी लैंग्वेज इज, जो क्या है, क्या बॉडी लैंग्वेज है। एंड हाउ यू कैन इंटरप्रिटेट, यानी इंटरप्रिटेट सुना हुआ ना, मिस इंटरप्रिटेट करना, मिस इंटरप्रीट करना, यानी किसी चीज को गलत तरीके से दिखाना, वही है कैन यू इंटरप्रीट इट टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विथ पीपल मोर इफेक्टिवली। यानी जब आप हैंड, यानी बॉडी लैंग्वेज दिखाता है कि जब आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हो तो वो इस चीज में ये दर्शाता है कि आप किसी भी व्यक्ति से इफेक्टिवली बात कैसे करते हो। बॉडी लैंग्वेज इज द अनस्पोकन एलिमेंट,
यानी बॉडी लैंग्वेज जो होता है ये बोलता कुछ नहीं है। अब ये क्या होता है, अनस्पोकन एलिमेंट होता है ऑफ कम्युनिकेशन का, दैट वी यूज टू रिवील आवर ट्रू फीलिंग एंड इमोशंस। यानी फीलिंग्स को और इमोशन को क्या करता है, रिवील करता है। रिवील का मतलब यह है कि जैसे किसी से बात कोई कर रहा है और सामने वाला लगा रोने, अब आंसू निकलने लगा, वो कुछ बोल रहा है लेकिन वो भी एक बॉडी लैंग्वेज है। अब बॉडी लैंग्वेज है, मान के चलो कोई व्यक्ति बोल रहा है, किसी से बातें कर रहे हो और सामने वाला थोड़ी देर सुना और सुनने के बाद, अब ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज ही तो है। ये चीज क्या दिखाता है, ये रिवील कर दिया कि तुम्हारी फीलिंग क्या है, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, तुम्हारे इमोशंस क्या है। लोग बोलचाल, यानी जैसे क्या होता है, इमोशंस को दिखाने के लिए क्या करते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। वही चीज होता है कम्युनिकेशन का पार्ट। नेक्स्ट कहता है कि इट्स द रिलैक्स्ड फेशियल एक्सप्रेशन दैट ब्रेक्स आउट इनटू अ जेन्युइन। यानी कि यह आसानी से ये आपके फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए दिखा देता है कि आप क्या कर रहे हो, सच्चाई में आप क्या कर रहे हो। मान के चलो कोई है आपके, आप गए उसके पास, अब वो क्या किया कि बात कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, वो अपना फोन लेके ऐसे देखे जा रहा है, कुछ खास काम नहीं, कि रील्स देख रहा है। इसका मतलब कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। जेन्युइनली आपको पता चल गया, उसने बोला नहीं कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन उसके तौर तरीकों ने यह बता दिया कि जेन्युइनली क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है। हो सकता है काफी इंटरेस्ट ले और बताओ, बोले ना और सुना। इसका मतलब यह है कि वो जो भी करेगा वो चीज जेन्युइनली बता देता है। इट कैन बी अ टिल्ट ऑफ हेड दैट शोज। कभी कभी जैसे बात करने पे इंसान का जो सर होता है ना, घूम जाता है, सर को घुमा देगा, टेढ़ा कर देगा। यू आर लिसनिंग, जो तुम सुन रहे हो, सिटिंग और स्टैंडिंग, किसी चीज पर बैठे हो या खड़े हो, जो चीज क्या है, ईमानदारी से। टू कन्वे इंटरेस्ट, ये चीज दिखाता है क्या, कि तुम अपने इंटरेस्ट को कन्वे कर रहा है, दिखा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है। और ये क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग अटेंशन विथ हैंड जेस्चर्स, कि जो हाथ के तरीकों से दिखाता है, हैंड मूवमेंट से दिखाता है। इट कैन ऑल्सो बी टेकिंग केयर टू अवॉइड डिफेंसिव। ये क्या है, ये केयर भी करता है कि कौन केयर कर रहा है, कौन अवॉइड कर रहा है, कौन डिफेंसिव है, कौन बच रहा है। आर्म्स क्रॉस्ड, जब कभी कभी क्या होता है, एक आदमी आर्म्स क्रॉस कर देता है या फिर ऐसे कर दिया। अब ये चीज भी एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, उसमें आता है जो पोस्चर्स है। और रेस्टलेसली है, यानी रेस्टलेस है, बेचैन है, इस चीज को दिखाता है। नेक्स्ट है टैपिंग योर फीट। टैपिंग योर फीट, टैपिंग का मतलब पता है क्या होता है, जैसे पैर का थोड़ा सा टैपिंग करना। जैसे कई लोग क्या होते हैं कि देखो कर रहा है, हाँ ऐसे ऐसे नहीं करता है बैठ के, या फिर ऐसे ऐसे करना, या टैपिंग योर फीट, पैरों का टैपिंग। When you can read signs, जब तुम ऐसे साइंस को रीड करते हो, मान के चलो कोई व्यक्ति नर्वस है, अब मुंह से तो बोलेगा ही नर्वस हूं मैं, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज बता देगा। अब वो चीज कैसे दिखाता है, या तो चेहरा बताएगा या फिर अपने पैर को टैपिंग करने से पता चल गया। ये चीज क्या है कि बॉडी लैंग्वेज को दिखाता है। अब ये सब जैसे आप जब कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ोगे, ये अब इसमें पूरा तो देगा नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसी के अंदर आता है बॉडी लैंग्वेज। ये भी उसका एक बहुत अहम पार्ट है, जिसके अंदर आप सीखोगे कि कैसे कैसे, इसे साइकोलॉजिस्ट जानते हो ना। अब साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, या जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, आपके बिहेवियर से पकड़ लेंगे क्या कर रहे हो। आप कोई व्यक्ति आ रहा है, अब उसके आने से, उसके चलने के स्टाइल से, उसके बैठने के स्टाइल से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि चाहता क्या है। जितने बड़े बड़े बाबा लोग हैं वो क्या करते हैं, यही करते हैं। जितने देखो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं ना, जो उनको ट्रेनिंग मिलती है बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग का मतलब यह है कि जैसे किसी एसपी के पास जाओगे, किसी डीएसपी के पास जाओगे, वो आपको सीरियस होने का दिखावा करते हैं। चुपचाप बैठ के, कितने ही बड़े हो बैठे हो, चुपचाप लिखे जा रहा है, कोई मतलब नहीं है कौन हो तुम। वो चीज दिखाता है कि तुम्हें स्पेस ना दे, बोलने का मौका ना दे। वो चाहता है कि मैं सीरियस रहूं, कि बोलने में डरे। और यही चीज, यही कारण होता है, यही एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होता है। तो यही चीज क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जो दिखा रहा है क्या, यानी टैपिंग योर फीट व्हेन यू कैन रीड साइन
लाइक दिस, ये ऐसी चीजों को आप रीड करते हो, यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट मैसेज ऑफ व्हाट समवन इज टेलिंग यू। और इन्हीं सब चीजों से यू कैन अंडरस्टैंड, तुम समझ सकते हो द कंप्लीट मैसेज, यानी पूरा का पूरा मैसेज ऑफ व्हाट समवन, कि क्या आदमी जो है बोल रहा है। यू विल बी मोर अवेयर ऑफ पीपल्स रिएक्शन, तुम हो जाओगे पूरी तरीके से अवेयर उन लोगों के रिएक्शन से टू व्हाट यू से, कि तुम क्या कहो, एंड डू, तुम क्या कहो और क्या करो, एंड यू विल बी एबल टू एडजस्ट, अपने आप को एडजस्ट कर लोगे। योर लैंग्वेज टू अपीयर मोर पॉजिटिव, इंगेजिंग एंड अप्रोचेबल। इसका मतलब यह कह रहा है, जैसे मान के चलो मैं आया पढ़ाने के लिए, कोई टॉपिक पढ़ाया, अब टॉपिक पढ़ाने के बाद तुम लोग के चेहरे पे मायूसी दिखी, अब मायूसी दिखी तो कुछ तो मुझे असर होगा, इसका असर यह होगा कि मैं सोचूंगा कि क्या, मतलब मैं अपने आप पे सोचूंगा कि क्या चीज, यानी जो चीज पढ़ाया उसको और कैसे तरीके से समझाया जाए, असर पड़ेगा। और मान के चलो मैं वही सेम चीज आया पढ़ाने, सभी लोग मस्त हैं, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं? यानी वही चीज को पॉजिटिव, इंगेजिंग एंड अप्रोचेबल स्पीड में कराऊंगा, उस वे में कराऊंगा। तो वही चीज कहता है कि जब आप किसी पीपल के रिएक्शंस को देखते हो तो तुम हो जाओगे और तुम अपने आप को एडजस्ट कर लोगे योर लैंग्वेज को, कि जो क्या हो, अपीयर हो मोर पॉजिटिव, इंगेजिंग एंड क्या हो, अप्रोचेबल हो। क्लियर? अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट टाइटल, सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, कम्युनिकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। दूसरा है वेज टू कम्युनिकेट, वेज टू काम योर माइंड। या तो ऑप्शन ए होगा या डी होगा। ए में कितने लोग हैं, हाथ उठाओ, और डी में कितने हैं? बहुत बढ़िया तैयारी। यहां पर देखो, कम्युनिकेशन को आपने अगर आंसर दिया है, इसमें कहीं भी देखो स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन के बारे में बात तो हुई, लेकिन इस जो पैसेज जो बना है, वो पैसेज बना है बॉडी लैंग्वेज को लेके। अब बॉडी लैंग्वेज में ही सब चीज के बारे में बात किया, चाहे वो हैंड मूवमेंट हो, यानी फीट टैपिंग हो, ये सारी चीजों के बारे में बात किया है। तो इसका मतलब है कि ये बॉडी लैंग्वेज पे काम किया है, ना कि, हालांकि हुआ है कम्युनिकेशन पे, लेकिन यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया है, सुटेबल, यानी जो एप्रोप्रिएट हो, उपयुक्त हो, यानी ये जो है इससे ज्यादा एप्रोप्रिएट ये है, इसलिए आंसर ये होगा। उसके बाद व्हाट आर द नॉन वर्बल वाला दिख गया था, जो क्या है, यानी टोन ऑफ वॉइस, जेस्चर्स एंड पोस्चर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये भी हो गया। एडजस्ट करना, कब? मोर पॉजिटिव, इंगेजिंग एंड अप्रोचेबल। ऐसे भी आंसर आएगा, लेकिन ये जो है ये आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही पहुंच पाओगे। क्लियर? ये भी हो गया, यानी एप्रीहेंसिव होना चाहिए। कोई डाउट है किसी को? समझ में तो आ रहा है ना? बोर तो नहीं हो रहा है? यस सर। चलो देखो, पैसेज जो है, आपने काफी पैसेज पढ़ा होगा विमेन इंपावरमेंट पे लेके, यानी विमेन इंपावरमेंट क्या होता है, इन सारी चीजों पे। देखो इस क्वेश्चन, ये इतना बड़ा पैसेज है, अब इस पैसेज को आप बिना पढ़े इसके आंसर्स को नहीं दे पाओगे। पढ़ो क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, पहला सवाल। अब यहां पर जो थीम है, वो थीम बिना पैसेज को पढ़े बता सकते हो कि थीम क्या है? नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द अवेयरनेस स्प्रेड बाय दिस पैसेज, यानी इस पैसेज से कौन सा अवेयरनेस स्प्रेड किया जाएगा, फैलाया जाएगा, यह भी बिना पढ़े दे पाओगे। व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर वीमेन्स एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट को जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कैसे आंसर आएगा? क्लियर? और देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड रिप्लेस द वर्ड पोटेंट, चलो इसका आंसर दे सकते हो। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, जैसे शब्द आता है ओमनी पोटेंट, इसी से आता है पोटेंशियल, यानी ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनीशिएंट जो हर सर्वशक्ति यानी सर्वज्ञानी है, ओमनी पोटेंट यानी ओमनी पोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, जो बहुत ही पावरफुल हो। तो इसका आंसर दे दिया। अब ये पैसेज से मतलब नहीं था इसीलिए दे दिए। क्लियर? अब देखो पैसेज को पढ़ना, काफी अच्छा ये पैसेज है। आओ, लिखा है विमेन इंपावरमेंट, यानी औरतों को इंपावरमेंट देना, विमेन को पावर देना, इंपावरमेंट करना, इज वेन
ये होगा कब? जब वीमेन हैव द फ्रीडम एंड चॉइस, कि औरतों के पास आजादी होगी और चॉइस टू मेक दियर ऑन डिसीजन। यानी वीमेन एम्पावरमेंट तब होगा जब औरतों को दी जाएगी आजादी और उनको यह आजादी दी जाएगी कि वो चॉइस टू मेक, चॉइस करे बनाने के लिए या तैयार करने के लिए अपने खुद के डिसीजंस को। दे हैव द मोस्ट पोटेंट राइट, यानी दे हैव द मोस्ट, यानी उनके पास होना चाहिए सबसे, यानी ज्यादा से ज्यादा पोटेंट पावरफुल राइट इन डिसाइडिंग, निर्णय करने के लिए व्हाट इज राइट, क्या चीज सही है, फॉर देम, उनके लिए, एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम, यानी उनके लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, इस बात को चुनने के लिए उनके पास ज्यादा से ज्यादा पावरफुल राइट होने चाहिए। वुमेन हैव सफर्ड थ्रू द डिकेड्स, औरतों ने इस चीज को, इस चीज है जो इन सबको सफर किया है, कब से? दशकों से, यानी दशकों से गुजरती हुई आ रही हैं। महिलाओं को इतना राइट्स नहीं दिया गया, उनको आपने पढ़ा होगा इतिहास में। और तो हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, वो समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है, जहां पर पुरुष को ही सब कुछ समझा गया, औरतों को कुछ नहीं समझा गया। वही चीज कह रहा है कि विमेन हैव सफर्ड थ्रू द डिकेड्स, यानी दशकों से ये चीज को झेला है, बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हैव एनी राइट्स, उनके पास क्या है? कोई भी राइट्स नहीं थे, उनके पास कोई भी अधिकार नहीं था। दे सफर्ड एट द, यानी वे सहन किए हैं एट द हैंड्स ऑफ देयर मेल, कि उनके मेल, यानी वो अपने पति के थ्रू, कि उन्होंने ये किया है कि ये सारी चीजें उन्होंने इससे ये गुजरी हुई हैं, क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं था। वो जो भी करती, जैसे भी करती, ये किस पर डिपेंड करता था? उनके मेल पर, कि मेल ने कहा कि ये करो तो ठीक है करेंगे, नहीं किया, मना कर दे तो नहीं कर सकते। मेल जो बोले वही मानना पड़ता था। ऐसा ही तो समाज रहा है हमारा, पुरुष प्रधान समाज। और यही रीजन है मेल के काउंटर पार्ट से, कि किसी चीज पे काउंटर कर दे, नहीं जाना है नहीं जाएगी, जाना है जाएगी। यही चीज दिखाता है विमेन एम्पावरमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड इसेंशियल थिंग्स, यानी बहुत से ऐसे क्रिटिकल जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और इसेंशियल जो काफी जरूरी हैं, जो बहुत से जरूरी और क्रिटिकल चीजें हैं, उनमें से एक चीज कौन है? विमेन एम्पावरमेंट। ये वन ऑफ द कंसेप्ट पढ़ाया हूं ना। वन ऑफ द का मतलब होता है वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड इसेंशियल थिंग्स, का मतलब यह है कि बहुत से क्रिटिकल और इसेंशियल यानी जरूरत वाली जो चीजें हैं, उनमें से एक चीज क्या है? विमेन एम्पावरमेंट। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? दैट की एवरीवन शुड सपोर्ट, यानी सभी लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। इट इज वेन वुमेन आर गिवन द मोस्ट पावर एंड राइट टू मेक डिसीजन फॉर देमसेल्फ, यानी इट इज वेन, ये तब होगा जब औरतों को, वीमेन आर, उनको दिया जाएगा क्या? द मोस्ट पावर, जब पावर दिया जाए, ताकत दिया जाए, और क्या दिया जाए? राइट, अधिकार दिया जाए टू मेक डिसीजंस फॉर देमसेल्फ, कि अपने लिए खुद का अपना निर्णय तैयार कर सके। पहले ये सब नहीं था। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल देख सकते हो, सती प्रथा। सती प्रथा का नियम क्या था? हाँ, सती प्रथा का नियम क्या था कि पति अगर मर गया तो उसकी जलती हुई चिता पर उसको बिठा दो, और कोई अगर पूछे कि ये ऐसा क्यों किया, तो जवाब आता था कि इसके साथ जीने और मरने का वचन ली है। इसने कहा कि जिएंगे साथ मरेंगे साथ, तो जिया तो साथ तो था ही, अब मर गया तो मरे साथ, हुआ था ना। एक बात बताओ, पति मर गया और पति की चिता जल रही थी तो पत्नी को बिठा दिया, और गलती से पत्नी मर जाए तो वो
वो भी तो कसम खाया था, वो भी तो कसम खाया था ना, कसम खाया था कि जिएंगे साथ मरेंगे साथ, साथ निभाया? नहीं निभाया। इसीलिए ये चीज गलत है। देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आगे जाना है तो जीवन में, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, मैं एक बहुत बड़ा फेमिनिस्ट हूं। आई टोटली बिलीव इन द राइट्स फॉर द मैन इज इक्वल टू द राइट्स फॉर वुमेन। आई डोंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। मैं किसी भी चीज को, और आपसे भी चाहूंगा कि कभी किसी चीज के प्रति बायस्ड मत होना, क्योंकि हमें अंग्रेजों ने उस तरीके से सिखाया है, उस तरीके से कहानी बना बना के बताया है कि हम ये चीज मान ले कि ऐसा नहीं होता था। हमारे देश में ऐसा भी एक ऐसा एक इतिहास में ऐसा एक जगह है जहां कहते हैं कि जहां पर किसी बेटे का नाम उसके मां से पहले लिया जाता था। पुरुष प्रधान समाज नहीं, यानी मात्र समाज प्रधान था ना। उसके बारे में चर्चाएं नहीं मिलेगी। अगर आपको क्लियर माइंड सेट रखना है तो इन सब चक्कर में कभी मत उलझना कि ये ऐसा, हालांकि ऐसा कुछ कुछ कहीं देख दिया जाता है। औरतों को थोड़ा सा पावर दे दो, अपने आप को रानी विक्टोरिया समझेंगी, होता है ऐसा। बट आप लोगों को भी इससे बच के रहना है। मैं तो कई जगह देखा हूं, देख के दंग रह गया, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं इन सब में कि उनके साथ अगर प्रॉब्लम है। एक लखनऊ में एक थी प्रियदर्शनी, 22 झापड़ मारी खींच के। अब बताओ, वैसे लोग कहीं का एमएलए बना दे तो क्या होगा? ये चीज दिखाता है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति ने ऐसा काम किया तो फिर आप भी वैसे कर जाओ, तो फिर तो अपमान हो गया। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, नहीं अपमान हुआ। ऐसे ऐसे लोग जो काम किए उनका अपमान हो गया। अब यही चीज दिखाता है कि जब हमारे इसके पहले जो इतिहास चलता था वहां पर ऐसी ऐसी चीजें निकल के आती थी। औरतों को इतना दबा के रखा गया, कहते हैं कि पति मर गया मार दो इसे, यानी वो खत्म तो इसको भी खत्म करो। लेकिन यही उल्टा कर दो कि अगर पत्नी मर गई तो फिर पति दूसरा शादी करेगा, होता था। अब यही चीज दिखाता है कि औरतों का इंपावरमेंट होना बेहद जरूरी है। औरतों को इंपावरमेंट में नहीं रखोगे दिक्कत हो जाएगा। अब खूब कितना भी बोल रहे हो, आपने पढ़ा होगा रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया बेगम नहीं, रजिया सुल्तान कहते थे। वैसे समय में जब उसने, कहते हैं कि जब वो सत्ता में आई और इल्तुतमिश ने कहा कि मेरे 4 के 4 पुत्र नालायक है, मेरे लिए एक ही लायक है, वो है रजिया। मेरे मरने के बाद इसको ही दिल्ली का सुल्तान बनाया जाए। सुल्तान तो बन गई और लोगों से मदद लेके बन तो गई, लेकिन उसको जीने दिए? नहीं जीने दिया। अरे 1236 में बनी है, अब 1240 में मार दी गई। कहते हैं कि कैथल में आराम कर रहे थे अल्तुनिया और रजिया सुल्तान कहते थे। वही कैथल में, हरियाणा कैथल में चारों तरफ से दल चलीसा के 40 लोगों ने घेर लिया उसे, और रजिया गुंडों में फंस गई, मार दी गई। इतना ऐसा हाल था। अब इसी चीज को दिखाता है कि औरतों को इंपावरमेंट होना जरूरी है, जो कि हुआ भी है। आप देखो भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस जेंडर के बारे में बात किया ना। किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए किसी भी जेंडर के थ्रू। कोई जेंडर किसी का फीमेल है, किसी का मेल है, तो मेल पावरफुल हो गया। कहां से पावरफुल? पावरफुल होने के लिए सिद्ध करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये चीज ऐसा है। वही चीज लिखा है कि व्हेन वुमेन आर गिवन द मोस्ट पावर एंड राइट टू मेक डिसीजंस फॉर देमसेल्फ, यानी ये तब होगा जब औरतों को वो सारे अधिकार दिए जाएंगे, वो पावर दिया जाएगा कि कम से कम अपने लिए खुद के क्या कर सके, डिसीजन तैयार कर सके। विमेन हैव बीन सब्जेक्टेड, यानी ये सब्जेक्टेड है, गवाह है किसका? इनजस्टिस का, यानी अन्याय का, फॉर डिकेड्स, दशकों से। और ये दशकों से इस बात का गवाह है कि ऐसा ऐसा हुआ है। नहीं, जौहर दूसरा चीज है। जौहर तो एक ही, देखो जौहर होता क्या था कि जैसे दूसरे जगह का कोई राजा आया और उसने कहीं पर आक्रमण कर दिया,
तो आक्रमण करने के बाद जब जहां जहां पर आक्रमण हुआ है वहां का राजा अगर मारा जाता था तो उन औरतों के साथ दुर्व्यवहार होता था। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे कि दुर्व्यवहार ना हो मेरे साथ, एक आग लगा के किसी जगह पर और अपने स्वेच्छा से एक समूह में आत्मदाह कर लेते थे, अपने आप को मार लेते थे। क्या किसी ने फोर्स किया है कि तुम ऐसा करो? फोर्स तो सती प्रथा में हुआ है कि ऐसा करो कि तुम जलती हुई चिता पर तुम भी बैठो, लेकिन जौहर में तो ऐसा नहीं हुआ। तो जौहर इसका पार्ट नहीं है, वो तो एक अलग ही चीज है। तो वही दिखा रहा है कि इनजस्टिस का, अन्याय का, कब से? दशकों से। दे हैव बीन ट्रीटेड, वे कैसे ट्रीट किए गए हैं? ट्रीटेड एज, जैसे कि नॉन एग्जिस्टेंट फॉर डिकेड्स, यानी इनका कोई वर्चस्व ही नहीं है, कोई इनका तवज्जो ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये वही दिखा रहा है कि इनको क्या है? ये सब्जेक्टेड है, यानी इस बात का गवाह करते हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ है और ये दशकों से हुआ है। दे हैव बीन ट्रीटेड, यानी ऐसे ट्रीट किए गए हैं एज नॉन एग्जिस्टेंट, यानी इनका कोई वर्चस्व नहीं है, फॉर डिकेड्स, दशकों से। दिस इज, यह है एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस, यानी बहुत सारे रीजंस में से एक, यही हुआ ना वन ऑफ द। देखो रीजंस है फॉर वीमेन इंपावरमेंट, यानी वीमेन इंपावर देने के लिए। इट वॉज, या था, वन ऑफ द इसेंशियल थिंग्स, या था क्या? सबसे ज्यादा, यानी बहुत सारे एसेंशियल थिंग्स में से क्या है? एक था। विच वर द नीड ऑफ द आवर, इसका मतलब यह कह रहा है कि इट वॉज वन ऑफ इसेंशियल थिंग, यानी ये बहुत से जरूरतों में से एक था। क्या? विच वर, जो थे क्या? द नीड ऑफ द आवर, कुछ घंटों की जरूरत, यानी महिलाएं कुछ घंटों की जरूरत हुआ करती थी। वुमेन वर मेड अवेयर ऑफ देयर राइट्स, यानी औरत जो थे वर मेड, उन्हें बनाया गया, उन्हें बताया गया, अवेयर किया गया क्या? कि उनके अधिकार क्या है, उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार के बारे में। नेक्स्ट कहता है अलोंग दिस, अलोंग विथ, इसके साथ साथ उनके अधिकार क्या है, यानी क्या सही है और क्या उसके अधिकार हैं। यानी वीमेन वर टॉट, उन्हें पढ़ाया गया कि हाउ टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, यानी वो खुद कर, यानी आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं। आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। किसी पर डिपेंडेंसी रखोगे जीवन भर भीख मांगना पड़ेगा। किसी पर जरूरत है मांगना पड़ता है, कुछ भी चाहिए सामने वाले के मूड पर है। नहीं होता है कि सामने वाले का मूड अभी सही नहीं, अभी नहीं बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगी, अभी नहीं मांगूंगी। ये डिपेंडेंसी है, अपने आप पर डिपेंडेंसी रखो। वही चीज सिखाया गया है कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे इन ऑल एस्पेक्ट, हर तरीके से, ऑफ देयर लाइफ, यानी आपके जीवन के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है उन पर आप खुद पर रिलायंट हो, खुद पर डिपेंडेंसी रखो। देवर टॉट हाउ टू क्रिएट, कैसे बनाया जाए, आ स्पेस फॉर देम, उनके लिए कोई एक ऐसी जगह, वेयर, जहां पर दे कैन ग्रो एंड बिकम, जहां पर वो बढ़ सके और हो सके, द पीपल दे वांट टू बी, जो वो चाहते हैं बनना। यानी औरत जो चाहे वो तो हो नहीं पाता था। पहले कितनी प्रथाएं गलत थी, बाल विवाह, जिसको ये तक नहीं पता है कि क्या होता है, शादी के मायने क्या होते हैं, उसकी शादी कर दी गई। जैसे उसको होश ठिकाने आया, पति पता चला मर गया, सती प्रथा में झोंक दिया गया। दहेज प्रथा अभी भी है, आप देखो दहेज प्रथा। अब इतनी कितनी कितनी प्रथाएं हैं, अब ये आपसे तो छुपा नहीं है, छुपा है कि खास करके ऊपर में यूपी बिहार तो सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर। यहां पर एक बार क्या हुआ कि एक बार जैसे दिल्ली में था तो एक, ऐसा नहीं है, राजस्थान में भी है, भारत में कोई जगह बचा है जहां पर ये चीजें ना हो क्या? एक राजस्थान के थे, भरतपुर के कुछ लोग थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के पावरफुल होने का और उसके कैपेबल होने का प्रमाण देता है कि उसको कितना दहेज मिला है। जैसे मान के चलो कि कोई है, जैसे तुम हो और तुम्हारे बगल का है, अब उसको 10 लाख मिलेगा, नहीं 10 लाख। मैं एक चीज पे कह रहा हूं कि मान के चलो तुमको 10 लाख मिला, तुमको कितना चाहिए? दहेज नहीं लेना है,
तुमको मिलेगा भी नहीं। तुमको तुम्हारे जो लिस्ट होगा उस लिस्ट में अगर जो लिस्ट बनाए एक दोस्त था, वो लिस्ट बनाया था कि मुझे ये चीज चाहिए, ये गुण होगा तो मैं शादी करूंगा। जिस लिस्ट में था कि ये होगा, इतना पढ़ी लिखी होगी, इतनी सुंदर होगी, ऐसी अवस्था, इतनी उसकी हाइट होगी, इतना ये होगा, इतना ये होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कटते गए। लास्ट में एक ही चीज बचा कि बस लड़की होनी चाहिए। तो वही हाल है। लिस्ट लंबी मत करना। लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी? एक ही चीज कहना है कि अगर तुम्हारे जेब में पैसा है तो बहुत कुछ, जब तक तेरे जेब में पैसा है तब तक पूछेगी मेरा बाबू कैसा है, और कुछ नहीं। लड़की सुंदर हो, लड़का कामयाब, दुनिया रोक के दिखा दे, नहीं रोकेगी। अब यही चीज दिखाता है कि वो, जैसे बहुत सारे ऐसे प्रथाओं के बारे में आप पढ़े होंगे, और यही देखो, यही पार्ट होता है जब आप यूपीएससी में राइटिंग करते हो ना, और जब एक चीज पूछे। मैं एक अपने दोस्त की कहानी बता रहा हूं। अभी वो कहीं पर मतलब मजिस्ट्रेट के पद पर ही है। उसने क्या किया था कि ग्रेजुएशन एजुकेशन से किया और सोशियोलॉजी को अपना ऑप्शनल बना लिया, और सोशियोलॉजी में एजुकेशन को मिला के एसे राइटिंग यानी मेंस लिखा, और सबसे अच्छा नंबर उसका उठा। अब यह चीज दिखाता है कि जब आप मेंस का राइटिंग करते हो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या हैं, और इन्हीं सब चीज को दिखाते हैं। अब प्रथा जब पढ़ोगे उसके बारे में, अब 3-4 चीजों के बारे में दिखाना पड़ेगा कि भारत में बहुत सारी प्रथाएं थी। अब उसमें दिखाया जाएगा नेगेटिव में कि विमेन इंपावरमेंट क्यों होना चाहिए। इस चीज को, सती प्रथा को देखते हुए विवेचना करिए। अब विमेन इंपावरमेंट पे आप लिख रहे हो, अब जब लिख रहे हो तो ये सारी चीजें दिखाना पड़ेगा कि विमेन इंपावरमेंट का होना बेहद जरूरी था। वो तो लेट हो गया, नहीं तो बहुत पहले। सिंधु घाटी की सभ्यता से जोड़ के दिखाओ, और चीजों से जोड़ के दिखाओ क्या हाल था उसमें, कैसी चीजें थी। तो अब ये सब चीजों में आपको देना पड़ेगा कि इस समय बहुत सारी ऐसी कुरीति चलती थी, जो कुरीति कहते हैं, लाइक सती प्रथा, बाल विवाह, डाउरी सिस्टम, और भी 3-4 चीजों को लिख दोगे। अब यही चीज आ जाता है जो कि दिखाता है जहां पर वो जो चाहे वो बने, बड़े हो और बिकम, यानी वो हो सके। द मेन ऑलवेज हैड ऑल द राइट्स, यानी मेन के पास ही क्या था, सारे के सारे अधिकार थे। यानी वही है जो सारा अधिकार है, जो मन करे वो करेगा। नेक्स्ट, हाउएवर द वीमेन डिड नॉट हैव एनी ऑफ दिस राइट्स, यानी इनमें से कोई भी अधिकार वीमेन के पास नहीं था। इवन अ स्मॉल, हालांकि एक छोटा सा, एक स्मॉल राइट, लाइक जैसे कि वोट देने का भी अधिकार नहीं था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार था, नहीं था। वही चीज के बारे में बता रहा है। थिंग्स चेंज्ड, चीजें बदल गईं। व्हेन वीमेन रियलाइज्ड, जब औरतों ने रियलाइज किया, महसूस किया, दैट की दे टू, उन्हें भी, दे टू नीड, यानी जरूरत है, इक्वल राइट्स, यानी समान अधिकार। दिस ब्रॉट, यानी यह लाया, अलोंग द रेवोल्यूशन, यानी एक क्रांति को लाया, एक क्रांति के साथ आया, बाय द विमेन, औरतों के द्वारा, डिमांडिंग दियर राइट्स, अपने राइट्स का, अधिकार का मांग कर रहे थे। इट स्प्रेड, ध्यान दो, इट स्प्रेड, या फैलाया, द अवेयरनेस दैट, इसने एक क्या अवेयरनेस फैलाया कि जेंडर शुड नॉट बी द रीजन दैट थिंग्स गो इन देयर फेवर, यानी जेंडर इसका कतई जरिया नहीं होना चाहिए किसी भी रीजन का कि वो किसके फेवर में है, किसके फेवर में नहीं है। क्लियर? आ जाओ, क्या क्वेश्चन पूछा है? व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज? विमेन इंपावरमेंट। विमेन इंपावरमेंट क्या है? इस पैसेज का थीम है, इसी पर तो पूरी बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अवेयरनेस स्प्रेड बाय दिस पैसेज? एक अवेयरनेस के बारे में बात किया था, अभी पढ़ा कि इट स्प्रेड द अवेयरनेस दैट जेंडर शुड नॉट बी द रीजन दैट थिंग्स गो इन देयर फेवर। अब यही तो है कि जेंडर शुड बी, सी आंसर दे रहे हो तो चाहिए, यानी शुड बी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जेंडर शुड नॉट बी, ऑप्शन बी और ए गलत हो गए, कट गए। ऑप्शन क्या होगा? डी। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो,
व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर विमेन्स एम्पावरमेंट? आया था पैसेज में, क्या था? आओ देखते हैं, ये रहा, लिखा है कि सब्जेक्ट टू इनजस्टिस फॉर डिकेड्स दे हैव बीन ट्रीटेड एज नॉन एग्जिस्टेंट फॉर डिकेड्स, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। यही था ना, बहुत सारे रीजन में से सबसे बिगेस्ट रीजन था ये, और वही क्या है, ऑप्शन पूछा है क्वेश्चन में, लिखा है क्या, व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट? बहुत सारे रीजन तो थे, लेकिन सबसे बिगेस्ट रीजन क्या था? वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, कि औरत बाहर ना जा सके, यही सबसे बड़ा रीजन था। वुमेन वर इंस्ट्रक्टेड नॉट बी डू जॉब्स, जॉब में ना हो सके। वुमेन वर कंपेल्ड, विवश कर दिया गया, टू डू मल्टीपल हाउस होल्ड वर्क्स। Women have been subjected to injustice and treated as non-existent for decades. कोई डाउट है किसी को? लास्ट क्वेश्चन पूछा था पोटेंट के बारे में, तो पोटेंट होता है पोटेंशियल, पोटेंट होता है पावरफुल, यानी पावरफुल को दिखाता है। बताओ किसी को कोई डाउट है? अब बताओ पैसेज समझ में आ रहा है? अब पढ़ना शुरू करो, अब धीरे धीरे, क्या अचानक से मत पढ़ना, बोला हूं ना एनसीईआरटी पढ़ो, नॉर्मल किताबें पढ़ो, और उसके बाद उठाओ द हिंदू का न्यूज़पेपर, देखो पढ़ पा रहे हो कि नहीं, यही सब चीजें निकलती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे। नया बैच जनवरी में ही आएगा, जनवरी मिड में या फिर लास्ट में आ जाएगा।